हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत चौहान। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 6 मानव अधिवास प्रकार एवं प्रमुख समस्याएं टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर मानव अधिवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार थे, सहज या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास जो हमने पहले पढ़ा था, और उसके बाद हमने मिश्रित अधिवास और पली अधिवास उसके बारे में जाना। उसके बाद हम विश्व के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रामीण अधिवास हैं या अधिवास है, उनको प्रतिरूप के आधार पर उनका वर्गीकरण किया, जिसके अंदर हमने रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, मधुछता प्रतिरूप आदि के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया था और देखा था कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कहां कौन से प्रकार का अधिवास का निर्माण होता है। और मानचित्र कौशल के साथ हम जो टॉपिक आता है उसका हम विस्तार के साथ उस मानचित्र कौशल से भी हम अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम बच्चों इसी टॉपिक का अगला जो बिंदु टॉपिक है, जैसे ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। आप बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शहरों में रहते हैं और कुछ बच्चे आप में से कोई गांव में भी रहता है। और जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको विदित है कि हमारे गांव में किस प्रकार की समस्या हो सकती है, कौन कौन की समस्याएं पाई जाती हैं। तो वो बच्चा अपने विचार के माध्यम से भी जो समस्याएं हैं उसको उजागर कर सकता है। और कुछ बच्चे शहरों में रहते हैं, उनको शहरी समस्या तो मालूम है लेकिन ग्रामीण समस्याओं से वो वंचित रह जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि गांव में किस प्रकार की समस्या पाई जाती है। तो आज हम जो गांव के अंदर पाई जाने वाली जो प्रमुख समस्या है उनके बारे में हम देखते हैं। पहली जो समस्या है वो है आवागमन के साधनों का अभाव। गांव के अंदर देखते हैं बच्चों, पूर्ण रूप से सड़कों का जाल बिछा हुआ नहीं होता है, सड़कें पक्की नहीं होती हैं और आवागमन के साधन मार्ग ना होने के कारण ज्यादा मिलते भी नहीं है। आपको मालूम ही है, गांव के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर सार्वजनिक परिवहन के साधन और निजी परिवहन के जो साधन हैं वो बहुत ही कम आते हैं और जाते हैं। इस कारण से गांव के लोगों को जब कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना होता है उस समय उनको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वयं के साधन हैं, जिनके माध्यम से वो आसानी से आवागमन कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास स्वयं के आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं बच्चों, उनको आवागमन करने में क्या आती है, बहुत ही ज्यादा समस्या। दूसरी बात हम कहें तो गांव के अंदर यदि सड़कें बना दी जाए तो भी अपन देखते हैं कि उन सड़कों का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है। यदि एक बार टूट जाती है तो उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण गहरे गड्ढे हो जाते हैं और गहरे गड्ढे हो जाने के कारण आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे भी वहां के परिवहन साधनों के जो जाल है या उनकी संख्या है उसके अंदर भी धीरे धीरे क्या आने लग जाती है बच्चों, कमी आने लग जाती है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि गांव के अंदर आवागमन के साधनों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। दूसरा, स्वच्छ पेयजल का अभाव। आपको मालूम ही है, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके अंदर लोगों को पीने के लिए जल की आपूर्ति नहीं होती है। बच्चों, आप गर्मी की ऋतु के अंदर या गर्मी के मौसम के अंदर आप देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी चैनलों के ऊपर किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गर्मियों के मौसम के अंदर पानी के लिए तरस जाते हैं।
आपने अपने न्यूज़पेपर में काफी बार देखा होगा कि गांव के जो लोग हैं सड़कों को मटकी फोड़कर या तोड़कर जाम कर देते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? जल की समस्या। जब उन लोगों को पीने के लिए शुद्ध मीठा जल की प्राप्ति नहीं होती है तब वो इस प्रकार के आंदोलन करके सरकार को जागरूक करते हैं कि उनके पास जो समस्या लेकर आए हैं उन समस्या का उजागर नहीं हुआ है या फिर उनके अंदर ये समस्या पाई जाती है, आप उसका सॉल्यूशन करें। इसके अलावा बच्चों, जब गांव के अंदर जब लोगों को पीने के लिए जब शुद्ध पानी नहीं मिलता है तो वो लोग अशुद्ध जल पीते हैं, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाना पड़ता है। और यहां तक कि बहुत सारे ऐसे गांव है जिनको लोगों को पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलता है, उसे खारे पानी से भी जीवन निर्वाह करना पड़ता है। और जब इन गांव वालों को मीठा जल और विभिन्न दूषित जल पीते हैं और मीठा जल पीते हैं तो उससे कोई बीमारी नहीं होती है, और जब दूषित जल पीते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जैसे पीलिया, मोती जरा, टाइफाइड। ये सब कैसी बीमारी है बच्चों? जल जनित बीमारी। कैसी है? जल जनित बीमारी। और उस जल जनित बीमारी हो जाने से विभिन्न प्रकार के अन्य रोग होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती। तो गांव के लोगों को शुद्ध पानी न मिलने का कारण। अगला बिंदु, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। गांव के अंदर देखते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसके अंदर छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उनके लिए तो उपचार मिल जाता है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण गांव वालों को कहाँ जाना पड़ता है? शहरों के अंदर जाना। और शहरों के अंदर जाते समय यदि उनके पास ना आवागमन के साधन है और सड़कें हैं तो भी टूटी फूटी है, इस कारण काफी बार देरी हो जाने से गांव के अंदर जो बीमार व्यक्ति है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवा यदि उनको गांव में वो मिल जाती तो क्या उनको शहर में जाना पड़ता? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण लोग शहरों में जाते हैं, और यदि स्वास्थ्य सेवा गांवों के अंदर विकास कर दिया जाए तो उनको शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विद्युत की आपूर्ति। आपको मालूम ही है आधुनिक युग के अंदर विद्युत एक जीवन के अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि आज विद्युत के माध्यम से क्या चलते हैं? कारखाने। क्या चलते हैं? कारखाने। आज विद्युत के कारण ही क्या हो पाई है शुरू? डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा आज विद्युत के कारण ही क्या कर पाते हैं अच्छी तरह से हम? कृषि। तो यदि गांव के अंदर जब विद्युत के साधनों की कमी होती है या विद्युत की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है तो उन गांव के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं ग्रसित हो जाती है। जैसे उद्योग धंधे को पूर्ण रूप से नहीं चल पाते हैं, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो गांव के लोगों को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, और जब उनको गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे बच्चों? आपको स्वयं को मालूम है, शहरों के अंदर रोजगार तलाश के अंदर जाएंगे, जिसके कारण शहरों में भी समस्या अधिक उत्पन्न हो जाएंगी। फिर अगला है शिक्षा। शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण वो भाग है जिसके बिना जीवन का कोई भी मोल नहीं। शिक्षा जिस प्रकार एक पेड़ की शाखा कब सुंदर दिखती है? जब उसकी पत्तियां उस पर हरी भरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति एक अच्छा नागरिक कब बनता है? जब उसको शिक्षा रूपी हरी पत्तियां मिलती है। क्योंकि शिक्षा जीवन का वो सत्य है जो व्यक्ति के अंदर एक नई जागरूकता, नई उत्साह और एक नए चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र निर्माण का मतलब हुआ कि उसके अंदर मानसिक योग्यता बढ़ाती है, उसके सांस्कृतिक विकास करती है, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उनके अन्य प्रकार के जो चाहे फिजिकल हो उन सब के अंदर भी शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? विकास होता है। यदि गांव के लोगों को ना शिक्षा मिलेगी तो क्या हो जाएंगे? शहर के लोगों से पिछड़ जाएंगे, तो आने वाले देश के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आपको मालूम ही है यदि विद्युत की प्राप्ति नहीं होगी तो कृषि क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। जैसे आजकल कुएं हैं, ट्यूबवेल है, उनसे पानी निकालने के लिए मोटर इंजन का प्रयोग करते हैं, तो उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? विद्युत की। क्या? विद्युत की जरूरत पड़ती है। यदि विद्युत ही नहीं प्राप्त हुई
उसको चलाना क्या आसान हो सकता है? क्या आकर्षक क्रिया करना आसान हो सकता है? क्या उद्योगों की मशीन चलाना आसान हो सकता है? क्या शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है? तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि नहीं होने से इस प्रकार की जो कृषि है, शिक्षा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी। रोजगार के अवसरों का नहीं होना, गांव के अंदर बड़े उद्योग का ना होना और कृषि क्रियाओं का विकास ना होना, इसके कारण गांव के अंदर रोजगार की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब लोगों को गांव के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वो रोजगार की तलाश के लिए कहाँ चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, शहरों में। तो गांव के अंदर रोजगार ना मिलने के कारण जब वो शहरों में जाते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की दयनीय जिंदगी जीते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जो नरक के समान होते हैं और अपने जीवन निर्वाह करने के लिए ऐसे कठिन कार्य या जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गांव में रोजगार नहीं मिलता है, वो शहर में चले जाते हैं और शहर में जाते हैं फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वो अलग प्रकार का कोई धंधा ढूंढते हैं, जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सारी क्रिया करने लग जाते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है और समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए वो स्वयं जिम्मेदार ना होकर उनका मुख्य कारण क्या है, रोजगार या सरकार के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त ना करवाना है। यदि आपको बच्चों मालूम होना चाहिए, गांव के अंदर यदि उनको रोजगार मिल जाता तो क्या उनको शहर में जाना पड़ता? नहीं, शहर में नहीं जाना पड़ता तो उनको इस प्रकार की जो गलत तरीके से जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो नहीं सीखते और देश के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए देश के अंदर एक हमारी धारा है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, जिसके अनुसार कहा गया है कि सभी लोगों को समान रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए। सरकार का दायित्व होगा कि लोगों को रोजगार प्राप्त करवाए और देश के अंदर बेरोजगारी को कम करें। अगला पॉइंट, सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं के साथ शिक्षण संस्थाओं का अभाव। आज अपन देखते हैं सूचना और तकनीकी और दूरभाष की सुविधा तो बढ़ गई है, लेकिन आज उच्च कोटि की या डिजिटल शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं क्या है, आज भी अभाव है। इस कारण से अपन देखते हैं शहरों के अंदर आज डिजिटल शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान हैं लेकिन गांव के अंदर नहीं मिलते, जिसके कारण शहर की तुलना में जो गांव के जो लोग होते हैं या गांव के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा के अंदर शहर के बच्चों से पिछड़ जाते हैं और उसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास पर देखने को मिलता है। आपने सूचना और तकनीकी विस्तार के कारण आपने देखा होगा कि आए दिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं उजागर, जिससे देश के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सूचना तकनीकी के प्रसार से देश के फायदे भी हुए और देश के अंदर कुछ घाटे भी हुए, क्योंकि कोई भी तकनीकी का विकास में पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है, नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, लेकिन छोटी सी नेगेटिव थिंकिंग के लिए पॉजिटिव को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तकनीकी विकास हमारे देश के विकास में भी बड़ा योगदान दे रहा है। आज हम घर बैठे कोई भी प्रकार का रोजगार कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से और अपन कोई भी प्रकार की जो चीज है हम तुरंत मंगा सकते हैं, किसके माध्यम से, तकनीकी और सूचना के माध्यम से। लेकिन बच्चों यदि ये प्रोसेस सूचना और तकनीकी और दूरभाष का देखें, क्या गाँव में पूर्ण विकास हुआ है? नहीं, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहां आज भी मोबाइल टावर्स नहीं लगे हुए हैं, जिन्हें मोबाइल की सेवा उपलब्ध नहीं आ पा रही। बहुत से ऐसे गांव हैं जिसे डिजिटल सुविधा नहीं मिलने के कारण उनके बच्चे शिक्षा में क्या हो गए, पिछड़ गए। तो ये भी ऐसा कारण है जो देश के विकास को क्या कर रही है, अवरोध कर रहा है। अब इन बिंदुओं के अंदर एक दो शब्द ऐसा है जो आपके सवाल के रूप में पुटअप हो सकते हैं। पहला परिवहन और दूसरा सूचना। से शब्द आया एक संचार। कौन सा शब्द? संचार। संचार क्या है? तो याद रखना, व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों
तथ्यों, प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजा जाता है। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजते हैं उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। अब हमारा जो टॉपिक है वह है विश्व में नगरीय अधिवासियों का वर्गीकरण का आधार। देखो, विश्व में जब नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण का आधार हम पढ़ते हैं बच्चों, तो उसका पहला प्रकार है जनसंख्या का आकार। क्या है? जनसंख्या का आकार। दूसरा जो भाग है वो है व्यवसायिक संरचना। उस क्षेत्र के अंदर कौन किस प्रकार के कार्य करते हैं वो। तीसरा जो कार्य है प्रशासन। क्या है? प्रशासन। तो और अन्य भी है, लेकिन मुख्य रूप से जनसंख्या, व्यवसाय और प्रशासन के आधार पर हम नगरों का ज्यादातर वर्गीकरण करते हैं। तो आज हम जो जनसंख्या के जो नगरों का वर्गीकरण है इनके बारे में हम विस्तार से प्रशासन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम लेते हैं पहला जनसंख्या के आधार, जनसंख्या का आकार या जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। पहला, विश्व के अंदर नगरीय अधिवासियों का वर्गीकरण का प्रमुख आधार जनसंख्या का आकार है। विश्व के अंदर जो नगरों का वर्गीकरण करने के लिए जो आधार प्रस्तुत किया उसका पहला पॉइंट है जनसंख्या का आकार। आपको विदित है, आपने पहले भी पढ़ा है कि जनसंख्या जो वितरण टॉपिक के अनुसार हमने देखा, विश्व के सभी देशों के अंदर एक समान जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो क्या किसी देश के अंदर भी एक समान जनसंख्या पाई जाती है? क्या नहीं। तो ना कभी विश्व के सभी देशों में एक प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, ना किसी एक राज्य के अंदर एक प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, ना किसी गांव के अंदर। सभी जगह जनसंख्या का असमान वितरण है। तो क्या एक ही मापदंड को हम निश्चित कर सकते हैं पूरे विश्व के लिए? नहीं। इसके लिए सरकार ने अपने देश की सुविधाओं के अनुसार, अपने देश की जनसंख्या के आधार पर जो जनसंख्या का आकार का जो मापदंड है उसको क्या किया गया? अलग अलग देशों में अलग अलग बनाया गया। जिस देश की जनसंख्या अधिक थी उसका मापदंड बड़ा है, और जिस देश की जनसंख्या थोड़ी है या कम है उसका मापदंड भी क्या है? छोटा है। अगला बिंदु, विश्व के अंदर सभी देशों का जनसंख्या का आकार एक समान नहीं है। अभी हमने पढ़ा है, इसलिए सभी देशों में जनसंख्या के अनुसार मापदंड को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ये अभी हमने बात की है। विश्व के सभी देशों के अंदर ये मापदंड एक समान ना होने का मुख्य कारण क्या है? तो वहां पर है कि विश्व के सभी देशों में एक समान जनसंख्या का नहीं पाया जाना। एक प्रकार की जनसंख्या ना पाए जाने के कारण अलग अलग देशों के द्वारा इसका जो मापदंड है बच्चों वो भी क्या बनाया गया? अलग अलग बनाया गया। अगला बिंदु, एग्जाम्पल के रूप में जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। कौन कौन से? डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड के अंदर कितने व्यक्ति? 250 व्यक्ति पाए जाते हैं। तो उसको क्या कहा गया है? नगरीय जनसंख्या या नगर कहा गया है। आइसलैंड के अंदर 300 व्यक्ति, कनाडा और वेनेजुएला के अंदर 1000 व्यक्ति, कोलंबिया में 1500 व्यक्ति, पुर्तगाल और अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500 व्यक्ति, और जापान में 3000 व्यक्ति, और भारत में 5000 व्यक्ति जनसंख्या निर्धारित की गई। तो विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ऐसे हो गए, अमेरिका के अंदर 2500 हो गए, और भारत जैसे देश में 5000 व्यक्ति होते हैं। उसी को हमने क्या कहा? नगर कहा। इसके अलावा और बहुत सारे से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके आधार पर हम नगरों को जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे भारत जैसे देश में जिन क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या पाई जाती है, इसके अतिरिक्त
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी और 75% से ज्यादा लोग गैर प्राथमिक क्रिया में संलग्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। बच्चों नोट करके याद रखना है आपको, ये सवाल आपसे पहले पूछा जा चुका है, याद रखना, ये सवाल आपको पहले पूछा जा चुका है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, पिछले 2 सालों से ये सवाल पुट अप नहीं हुआ है। तो हो सकता है इस वर्ष ये सवाल पुट अप कर दें कि 2 नंबर का सवाल आ जाए, भारत के अंदर नगरीय जनसंख्या या नगर वर्गीकृत करने में क्या महत्वपूर्ण मापदंड होने चाहिए। तो पहला मापदंड तो है 5000 जनसंख्या, दूसरा मापदंड है 400 जनसंख्या घनत्व और तीसरा मापदंड है 75% से ज्यादा लोग गैर प्राथमिक क्रिया करें, तो उसे क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। अब हम कुछ इसमें आए हुए बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक शब्द आ रहा है बार बार, जनसंख्या। क्या आ रहा है? जनसंख्या। अब जनसंख्या किसे कहते हैं? देखो, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहता है। और यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बहुत अच्छी परिभाषा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? जनसंख्या घनत्व। आपको मैंने जब 3rd लेसन पढ़ाया था विश्व की 12th क्लास मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख जनसंख्या, उसके अंदर इनके सूत्र लिखाए थे मैंने, और 5 प्रकार के जो जनसंख्या घनत्व के प्रकार थे उनका हमने वर्गीकरण किया, उनके बारे में पढ़ा, और प्रत्येक जो जनसंख्या घनत्व का प्रकार था उसका प्रश्न बनाकर उसका सॉल्यूशन किया था। इसलिए आपको यदि जनसंख्या घनत्व के प्रकारों को अच्छी तरह से समझना है तो लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण एवं उनकी वृद्धि के जो टॉपिक है उसके अंदर देखें और उसका अध्ययन करें। फिर अपन के एक शब्द आया गैर प्राथमिक क्रिया। अब गैर प्राथमिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैर प्राथमिक क्रिया क्या है। तो गैर प्राथमिक क्रिया की बात करें, गैर प्राथमिक क्रिया, देखो इसके अंदर यदि परिभाषा पूछे तो याद रखना, प्राथमिक क्रिया के अतिरिक्त की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? गैर प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अलावा जो भी आर्थिक क्रिया है वो सब किसमें आएगी? गैर प्राथमिक क्रिया। जैसे द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया। ये सारी जो क्रिया है द्वितीय से लेकर पंचम क्रिया तक वो सारे किसमें आएंगे? गैर प्राथमिक क्रिया। आपके ने भी देखा होगा जो प्राथमिक क्रिया है वो प्रकृति से संबंधित होती है और उसके अलावा जो भी प्रकृति के साथ जो कृत्रिम प्रक्रिया हो जाती है, जुड़ जाती है, वो सब गैर प्राथमिक में आ जाती है। अब हम नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं, व्यवसायिक संरचना। पहले बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए व्यवसायिक संरचना क्या है। व्यवसायिक संरचना क्या है? तो व्यवसायिक संरचना की बात करें तो याद रखना, व्यक्ति द्वारा या लोगों के द्वारा
विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोगों का समूह। व्यवसाय संरचना का मतलब क्या हुआ बच्चों? व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोगों का समूह क्या होता है? व्यवसायिक संरचना। फिर व्यवसाय संरचना में एक शब्द आया आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? यदि सवाल आ जाए, काफी बार सवाल पुटअप हो चुका है बच्चों। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया की परिभाषा पूछे तो याद रखना, ऐसी क्रिया जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिनको करने से किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। फिर आती है आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण, मुख्य रूप से 5 भागों में करते हैं। कितने भागों में करते हैं? 5। प्राथमिक क्रिया, दूसरी द्वितीयक क्रिया, तीसरी तृतीयक क्रिया, चौथी चतुर्थ क्रिया और 5वीं पंचम क्रिया। ये 5 प्रकार की क्या होती है बच्चों? आर्थिक क्रिया होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। इसके अंदर जो बच्चों सारे जो कार्य होते हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, और प्रकृति से जुड़े हुए सारे कार्य को हम प्राकृतिक प्रवृत्ति में ही प्रयोग में लाते हैं। सीधी भाषा में बोले तो प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को सीधे ही उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया। ठीक है। फिर द्वितीय क्रिया, जो प्रकृति से जो पदार्थ प्राप्त हुआ है उसको मशीन द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान करके उपयोग में लाते हैं, उसे हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। तृतीय क्रिया ऐसी क्रियाएं जो सेवाओं से संबंधित होती है उसको तृतीय क्रिया कहते हैं। चतुर्थ क्रिया ऐसी क्रिया जो शोध अनुसंधान संबंधित क्रियाओं से संबंधित होती है उसे चतुर्थ क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जिसके अंदर जो निर्णय लिए जाने के बाद वो स्वयं या उसका उच्च अधिकारी या स्वर्ण कॉलर व्यक्ति ही बदल सकते हैं, उसको पंचम क्रियाकलाप में लेते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि व्यवसाय संरचना किसे कहते हैं। अब हम व्यवसाय संरचना का पहला बिंदु लेते हैं। विश्व के कुछ देशों में नगरीय जनसंख्या का आधार आर्थिक गतिविधियां है। आर्थिक गतिविधियों के अंदर हमने देखा कि जो गैर प्राथमिक क्रिया करे वो नगरीय कहलाता है, और जो प्राथमिक क्रिया करे वो ग्रामीण कहलाता है। विश्व के अंदर इटली जैसे देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रिया करती है, और विश्व के अंदर देखते हैं इटली जैसे देशों में लगभग 50% से ज्यादा लोग क्या है वो किसमें कार्य करते हैं? गैर प्राथमिक क्रिया। और भारत जैसे देशों में 75%। कितने प्रतिशत करता है? 75%। तो आगे देखिए, जबकि भारत जैसे देश में 75% से ज्यादा अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाएं करती है तो उसको नगर कहते हैं। देखो इटली के लिए 50% कहा गया है, और भारत के लिए कितना प्रतिशत? 75% जनसंख्या यदि प्राथमिक क्रियाओं के अलावा जो द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है, पंचम है, इन चारों क्रियाओं में यदि कार्य करे तो वो किसमें आएगा? नगरीय जनसंख्या के अंदर आएगा। अब है नगरों का वर्गीकरण का मापदंड का तीसरा आधार प्रशासन। क्या है बच्चों? प्रशासन। अब देखो विश्व के कुछ देशों में नगरीय बस्ती के लिए प्रशासनिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण मापदंड माना है, और विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने नगरों का वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना है? प्रशासन को माना है। किसको माना है?
प्रशासन। तो ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रशासन के आधार पर मापदंड माना, जैसे बोलीविया है, ब्राजील है, जो देश है उन्होंने प्रशासन के आधार पर ही अपने नगर का वर्गीकरण किया है। भारत जैसे देश में नगरीय बस्तियों के लिए नगर पालिका क्या होनी चाहिए? नगर के अंदर नगर पालिका। फिर छावनी बोर्ड क्या होना चाहिए? नगर के अंदर छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर देश की सैनिक टुकड़ी निवास करती है, उसे छावनी बोर्ड कहते हैं। जैसे 58-57 की क्रांति में नसीराबाद थी हमारी छावनी बोर्ड, और वर्तमान के अंदर देखते हैं तो अपन के अंबाला है, मऊ है, मदीना है, ये सब क्या है? हमारे छावनी बोर्ड है। ठीक है। बबीना अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होने से उसे नगरीय बस्ती कहते हैं, और वहां पर नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होने के कारण उस क्षेत्र को हम क्या कहते थे? नगर। जैसे जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, वो सभी। ब्राजील और बोलीविया में जनसंख्या का आकार का मुख्य मापदंड प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना है। और ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका का और बोलीविया भी दक्षिणी अमेरिका का देश है, जिन्होंने नगरों का मापदंड का मुख्य आधार किसे माना बच्चों? किसे माना? प्रशासन को माना। अब है कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दशाएं जिसके आधार पर हम नगरों को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे विश्व के कुछ नगरों का वर्गीकरण उनके कार्य के आधार पर किया जाता है, और विश्व के अंदर कुछ ऐसे नगर हैं जिनका वर्गीकरण हम किसके आधार पर करते हैं? कार्य के आधार पर। और कार्य के आधार पर जब हम नगरों का वर्गीकरण करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नगर होंगे जिसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अवकाश नगर, ठीक है, पर्यटन नगर, स्थल की आवश्यकता के नगर, औद्योगिक नगर, समुद्री पतन नगर, सेना नगर, ये सभी क्या है? नगर के उदाहरण। अवकाश नगर ऐसे नगर जहाँ पर लोग छुट्टियों के अंदर वही निवास करते हैं, उस नगर को हम अवकाश नगर के रूप में देते हैं। अब एक शब्द आया पर्यटन। पहले अपन को याद रखना है पर्यटन क्या है और पर्यटक क्या है। पर्यटन की यदि आपसे परिभाषा पूछे, ये सवाल भी आ चुका है, याद रखना बच्चों, ये सवाल को भी पुटअप हो चुका है इसमें कि पर्यटन की परिभाषा व्यक्ति द्वारा, तो इस तरह नहीं किया जाएगा। पर्यटन एक यात्रा है, पर्यटन एक यात्रा है जिसे व्यक्ति आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है। तो वापस याद रखना, पर्यटन एक यात्रा है जिसे व्यक्ति आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। यदि आपसे पूछे तो पर्यटन के दौरान घूमने जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पर्यटक। ठीक है। पर्यटक स्थल जहां पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, उस स्थान को क्या कहेंगे? पर्यटक स्थल। जैसे शिमला, नैनीताल, पचमंडी, माउंट आबू, ऊटी, ये सब क्या है? हमारे पर्यटक स्थल है जहां पर लोग घूमने जाते हैं और रहने लग जाते हैं। तो उस प्रकार के जो नगर बनते हैं वो पर्यटक नगर के नाम से जाने जाते हैं। औद्योगिक नगर ऐसे नगर जो औद्योगिक क्रियाओं के कारण उनका निर्माण हुआ है या औद्योगिक गतिविधियों के कारण उसका निर्माण हुआ है, उन नगरों को हम औद्योगिक नगर कहते हैं। तो वापस के औद्योगिक नगर के बारे में जानते हैं क्या होता है।
औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जिनका निर्माण औद्योगिक गतिविधियों के कारण हुआ। ऐसे नगर जिनका निर्माण औद्योगिक गतिविधियों के कारण हुआ उसे हम औद्योगिक नगर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जमशेदपुर जो नगर का निर्माण हुआ उसका मुख्य कारण है औद्योगिक विकास, क्योंकि 1960 के सांची नामक स्थान पर जमशेद टाटा ने किसको कंपनी की स्थापना की और उसके बाद उन्हें सांची को नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, जमशेदपुर। और समुद्री पतन नगर, ऐसे नगर जो अपने समुद्र पतन के कारण प्रसिद्ध हुए, जैसे कोच्चि है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, ये जो नगर आते हैं किसके अंदर आते हैं, समुद्री पतन नगर में। फिर सेना नगर, ऐसे नगर जो अपने सैनिक गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध हुए उसे सेना नगर कहते हैं। जैसे अपन को अंबाला है, मऊ है, बबीना है, क्या है, बबीना, ये सब क्या है, अपने सैनिक टुकड़ियों के वहां पर निवास करती है और उसके कारण वो वहां पर क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण रूप से आपने ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख जो 6 समस्याएं थी उसके बारे में अध्ययन किया। साथ में आपने नगरों का वर्गीकरण का जो 4 आधार थे, जनसंख्या के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर और तथा अन्य दशाएं उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया था। अब हम अगले वीडियो के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो आदिवास से संबंधित नगरीय आदिवास की जो समस्याएं हैं, कच्चे आदिवास की जो समस्याएं हैं, उस प्रकार की जो समस्या है उनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।